चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पिछले क्लास में ना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। हमने इस चीज के बारे में बात कर ली थी और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था। इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे। अब आज के क्लास में ना मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जिसका नाम है गॉसेस लॉ, और कई जने इसे गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। आप में से किसी एक जने का माइक ओपन रह गया, एक बार चेक करके बंद कर लीजिए अपना माइक को। तो उसे हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ, या फिर कई जने इसे गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये थ्योरम भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्लीज चेक कर लो भाई, जिसका माइक ओपन रह गया है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। राहुल, अब बंद हो गया है। ध्यान दिया करो भाई, आप लोग क्लासेस लेते हो, ओपन है माइक आपका, क्लोज है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। दूसरों को दिक्कत होती है इसकी वजह से। अब सुनिए ध्यान से। देखो भाई, तो जो गॉसेस लॉ आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने वाला हूँ ना, ये गॉसेस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखना, आपको ना शायद बहुत ही कम ऐसे पेपर मिलेंगे जिसके अंदर गॉसेस लॉ से रिलेटेड सवाल ना पूछा गया। ज्यादातर पेपर में गॉसेस लॉ से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, और यूं समझ लीजिए कि यही टॉपिक अब आपके फर्स्ट चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, क्योंकि आप अब इस लॉ को समझोगे, सीखोगे, और ये लॉ सीखने के बाद बस हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम 2-3 जगहों पर इसको यूज करना सीखेंगे, और 3-4 यूजेस हमारी किताब में दे रखे हैं, एप्लीकेशन दे रखी है, और उस एप्लीकेशन के बाद आपका ये चैप्टर खत्म। मतलब अब यूं समझ लीजिए कि आपका आखिरी टॉपिक चल रहा है, मुझे भी 3-4 क्लासेस और लगेंगी इनको फिनिश करने। अब सुनते जाइए क्या है गॉसेस लॉ, किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले ना आपको एक छोटी सी बात बता दूं। उससे पहले एक छोटी सी टर्म है जिसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सुनिए ध्यान से, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन के लिए हमें एक सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है। एक सरफेस जो हमें खुद चूज करनी पड़ती है, ड्रॉ करनी पड़ती है, किसके लिए, ताकि हम गॉसेस थ्योरम को या गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के लिए हम जो सरफेस चूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, किस लिए, ताकि हम गॉस लॉ का यूज कर सके, उसे अप्लाई कर सके। दैट सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं कि पेपर में पूछी जाएगी कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस। आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम इस सरफेस को क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस, जो हम लोग गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के वक्त इस्तेमाल, उसको यूज करते वक्त हम लोग जो सरफेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके बारे में मैंने आपको नोट में लिख के दिया हुआ है, आप देखिएगा उसको। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, तो ये कैसी सरफेस होनी चाहिए। पहली चीज तो ये एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ये स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस भी हो सकती है, ये एक क्यूब भी हो सकता है, ये एक क्यूबॉइड भी हो सकता है। कैसी भी सरफेस हो, बस वो कैसी होनी चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। अब आप इसके अलावा आप कैसी अजीब गरीब शेप की, अजीबो गरीब शेप की भी सरफेस लग सकते हो। कोई सोचे कि मैं ऐसी शेप ले लूं, मैं कौन ले लूं, वो आपकी मर्जी, आप कैसी भी शेप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि 12th क्लास के अंदर ना हम उन शेप्स को लेंगे जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। जैसे आप स्फीयर के बारे में जानते हो, उसका वॉल्यूम आपको पता है, उसका सरफेस एरिया आपको पता है, आपको सिलेंडर के बारे में पता है, इसके अलावा आपको क्यूब के बारे में पता है, क्यूबॉइड के बारे में पता है। तो आप सरफेस को कोई सी भी लेके ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि हम वो सरफेस लें जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, ताकि उसके फॉर्मूले, उसके कंसेप्ट हमें आते हो और हम आसानी से कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहां पे कैसी सरफेस लेना चाहते हैं। कहते हैं ज्यादातर ना जो सरफेस ज्यादातर यूज की जाती है गॉसियन सरफेस के तौर पर, वो अक्सर ना स्फेरिकल सरफेस होती है। लेकिन वैसे स्फेरिकल सबसे ज्यादा यूज की जाती है सरफेस, आसान पड़ती है। क्यों आसान पड़ती है, क्या फायदा है, मैं उसका फायदा आप लोगों को अभी टॉपिक के बीच में समझाऊंगा। इसके अलावा हम जब कैलकुलेशन करते हैं या गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं,
तो अप्लाई करने के साथ साथ ही ना हमें इस बात की समझ आ जाएगी, हम इस चीज को सीख पाएंगे कि किन सिचुएशन के अंदर किस तरह की सरफेस यूज करनी चाहिए, कहां पर हम स्फेरिकल यूज करें, कहां पर हम सिलिंड्रिकल यूज करें, कहां पर हम क्यूब यूज करें और कहां पर हम क्यूबॉइड यूज करें। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ये चीजें आपको धीरे धीरे टॉपिक के साथ साथ आती चली जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज गॉसियन सरफेस। अब हम आज की क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं गॉसेस थ्योरम या कहा जाता है गॉसेस लॉ। दिस इज गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। तो सुनिए ध्यान से, व्हाट इज गॉसेस लॉ एंड व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, दोनों बातें सेम ही है। क्या है सुनिए, एक्चुअल में ना अब तक हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, फोर्स निकालने का फॉर्मूला मौजूद था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हम बात कर चुके हैं। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला कूलम ने पहले ही दे दिया था, लेकिन इन फॉर्मूलों के साथ एक छोटी सी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूले आप सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि जो चार्जेस आपको दिए गए वो पॉइंट चार्ज है या फिर नहीं है। अगर वो चार्जेस पॉइंट चार्ज है तब ये फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन अगर वो चार्जेस पॉइंट चार्ज नहीं हो तब वो फॉर्मूले वहां पर काम नहीं कर सकते। इसका मतलब था ऐसे चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस नहीं है, अगर आप उनसे फोर्स निकालना चाहते हैं, उनसे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो कूलम्स लॉ आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से ना एक नया लॉ हमें पढ़ना है, सीखना है, जिसका नाम क्या है, गॉसेस लॉ। और ये गॉसेस लॉ ना बड़े बड़े चार्जेस की मदद से भी फील्ड निकालना आपको सिखाएगा, समझाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस लॉ की मदद से ना बड़े चार्जेस जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को भी हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज दिस लॉ, ये लॉ आखिर है क्या। देखिए गॉसेस लॉ ये कहता है, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस in vacuum is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। ये जो बात मैंने आपको बताई इसी को कहते हैं गॉसेस। मैं अब आपको इसको समझाता हूं, पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सिंपल वे में लिख देता हूं। ये लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट द total electric flux through a closed surface, in vacuum is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface. It states that the total electric flux through a closed surface in vacuum is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface। इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है गॉसेस लॉ। अब ये स्टेटमेंट क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। गॉस ने क्या कहा था, इसने कहा था मान लीजिए आप लोगों के पास ये एक क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज रखा है, दैट इज चार्जेस क्यू। तो इस चार्ज से फील्ड लाइंस कहां की तरफ निकल रही होंगी, बाहर की तरफ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस सरफेस से फ्लक्स जो है वो कहां की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, या इस सरफेस में फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो गॉस ने ये कहा कि अगर ये सरफेस, ये चार्ज वैक्यूम में मौजूद है, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है, तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा, दिस फ्लक्स फाई, तो ये तो कहा, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ऑन एंड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस के इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इज इक्वल टू, वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस,
सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसके, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, Q. इट मींस फ्लक्स is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. यानी कि मैं अगर इसे लिखूं तो लिख सकता हूं phi is equal to में Q अपॉन में epsilon naught. गॉसेस ने बस इतनी सी बात को कहा था, और यही वाला जो लॉ है, यही वाली जो थ्योरम की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ, या फिर कहा जाता है गॉसेस थ्योरम. ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, और ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट. पेपर में अगर सवाल आएगा तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखेंगे. एक बात सुनिए, आप लोगों ने कल की ही क्लास में सीखा था कि फ्लक्स को निकालने का एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, जिससे मैंने कहा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस. यही तो था फ्लक्स का फॉर्मूला. इसका मतलब ये जो है, ये मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला था जो कल मैंने आपको बताया था, और आज गॉसेस लॉ ने भी बता दिया कि फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब ये रहा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है ना, यही क्या है, गॉसेस लॉ है. अब धीरे धीरे ना आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी. फिलहाल सिंपल सी बात ये कहता है ये लॉ कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है और आपको फ्लक्स निकालना है, तो बस आप चार्ज ऊपर रख दीजिए और नीचे किससे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से. आपको पता चल जाएगा कि वहां पर उस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है या कितना फ्लक्स अंदर की तरफ एंटर कर रहा है. तो ये था हमारे पास गॉसेस. अब मैं गॉसेस लॉ को ना प्रूव करने जा रहा हूं. कैसे प्रूव करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. बड़ा ही सिंपल सा और बेसिक सा प्रूफ है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव करवाता हूं. चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, क्या है इसका प्रूफ. देखिए जी ध्यान से, अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, बिल्कुल तसल्ली से देखना. बड़ा ही बेसिक सा प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा आसान सा है. मान लीजिए मुझे अगर इस लॉ को प्रूफ करना है, गॉसेस थ्योरम को या गॉसेस लॉ को, सपोज कर लीजिए इस जगह पर एक पॉइंट है O और यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया. दिस पॉइंट चार्ज इज Q. अब इस Q पॉइंट चार्ज को मैंने यहां रख दिया, तो इससे कुछ दूरी पर, सपोज कर लेते हैं यहां पर कुछ दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है P, और मान लेते हैं O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R. Let us consider a point charge Q placed at point O. Let P be a point from this point charge at a distance R. R डिस्टेंस पर है. मान लीजिए इस Q चार्ज से इस P पॉइंट के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और सपोज कर लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, E. मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन में R का स्क्वायर. अब मैंने आपको ये बता दूं कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं, क्योंकि ऐसे मैं करता रहूंगा तो आप देखते जाओगे, आपको लगेगा ये तो अपनी मर्जी से लिखते जा रहे कि ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया. एक्चुअल में मेरा टारगेट है क्या, मेरा काम ये है कि मैं ये प्रूव करूं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो मैंने सोचा चलो मैं फाई कैलकुलेट करता हूं, और जो आंसर आएगा वो अगर इतना आ गया तो बोल देंगे गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गई, और अगर ये नहीं आया तो मना कर देंगे कि गॉसेस थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाई. तो मैंने सोचा मैं इस फ्लक्स को कैलकुलेट करता हूं. तो मैंने देखा है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कितना था, E डॉट ds. तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं फ्लक्स को कैलकुलेट करता हूं. फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए मुझे किसकी जरूरत थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और सरफेस एरिया की. तो मैंने इस वजह से ना पहले ही एक चार्ज ले लिया और उससे किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी वो निकाल ली. मतलब मुझे E पता चल गया है. अब ना मैं इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहता हूं. अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो आप देखते जाइए जरा ध्यान से. अब मुझे ना पता है, एज जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इनटू में E डॉट ds एवरेज. अब मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ना एक सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस. अब मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, यानी कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी. एक ऐसी सरफेस जिसका सेंटर क्या ले लिया O और इसका रेडियस कितना ले लिया R, और यहाँ पर इस तरीके से लिया कि ये पॉइंट P जो है वो इस सरफेस के ऊपर लाई करे. इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है, E. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज Q से इधर जो फील्ड बनेगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो आप यही कहेंगे कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ. अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता चल गई कितनी. मान लीजिए पूरी की पूरी जो सरफेस है ना, इस सरफेस का एक छोटा सा
एरिया एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं इसका जो एरिया है सरफेस एरिया बहुत स्मॉल एलिमेंट का वो कितना, दैट इज ds। और आपको पता है कि ये जो है ना ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन गया, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, ds वेक्टर। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इस टाइम पर आपको पता चलेगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। अब मैंने ये सारी चीजें उठा करके ना इसमें रखना शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ, ई डॉट ds, तो मैंने लिखा ई डॉट ds और इंटू में क्या डाल देंगे, कॉस ऑफ थीटा। आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और इंटू में क्या होता है, कॉस थीटा। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, e डॉट ds का मतलब है e, उसके बाद ds एंड कॉस थीटा, मगर थीटा की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास कितनी है, दैट इज 0। अब यहाँ पर ये चीज 0 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन एज इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद q अपॉन r स्क्वायर की जगह q अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोगों के पास इनटू में क्या बच गया, ds और cos 0 की वैल्यू सभी को पता है कितना है, 1। आपने 11th क्लास में इंटीग्रेशन में ये सीखा होगा कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी टर्म कांस्टेंट होती है हम उससे बाहर ले आते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ भी मुझे कांस्टेंट नजर आ रहा है मैं वो कांस्टेंट बाहर ले आता हूँ। पहली चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसे बाहर ले आया क्योंकि ये कांस्टेंट है। चार्ज क्यू, जो चार्ज मुझे रखना था मैंने वही रखा हुआ है, चार्ज बदल नहीं रहा, मतलब चार्ज भी कांस्टेंट है, मैं इसे भी कहाँ ले आया, बाहर ले आके आ गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरी सरफेस को देखें तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, चार्ज से लेकर के स्फेरिकल सरफेस के किसी भी हिस्से पर चले जाइए हर जगह का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, सेम। यानी कि r की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर। बस आपको इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ और सिर्फ किसका, एक चीज का, दैट इज ds। बाकी सब कुछ कांस्टेंट था, मैं उसे बाहर लेके आ गया। अब इसके बाद आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास है q अपॉन में r स्क्वायर। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को ये चीज के बारे में पता है कि ds ना एक छोटा सा एरिया वेक्टर है, एक छोटे से एलिमेंट का एरिया है और आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि सबको आपस में ऐड करके टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब ये ds एक छोटा सा एरिया है और इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप इसकी सरफेस के ऊपर जितने छोटे छोटे एरिया है सबको जोड़ना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन मतलब सबका टोटल सम देता है। और यहाँ क्लोज्ड सरफेस का मतलब है कि पूरा आप यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, सारे के सारे पूरी सरफेस के पूरे क्लोज्ड सरफेस के सारे छोटे छोटे एलिमेंट अगर आप जोड़ दोगे तो इसका एरिया हमें पता है, तो सबको जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, पूरी सरफेस का ही एरिया आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो सरफेस हमने लिया वो कैसी लिया, स्फेरिकल, तो इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस का पूरा एरिया हमें पहले से ही पता है और वो पूरे का पूरा स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसीलिए हमने कैलकुलेशन की नहीं, हमें पहले से ही पता है कि ये टोटल सरफेस एरिया आएगा यहाँ पर और टोटल सरफेस एरिया हमें पता था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। अब यहाँ के बाद से आप देखिए जरा, आपका ये r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, q, और नीचे की तरफ यहाँ क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमने जब कैलकुलेशन की तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो फाई किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, आपका गॉसेस लॉ, जिसे मुझे प्रूफ करना था और मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया। मैंने यही तो कहा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपका गॉसेस लॉ। और ये बड़ा बेसिक सा लॉ है, मैंने कुछ नहीं किया, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली, ds रखा, कैलकुलेशन की और रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ से एक जरूरी बात समझिएगा ध्यान से, देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर आपका ये जो चार्ज q है अंदर की तरफ, ये चार्ज अगर यहाँ नहीं होता, यानी कि अंदर वाला चार्ज कितना होता, 0, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर 0 रखते तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आता, 0। इसका मतलब इस केस में फ्लक्स भी कितना आता, 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो उसमें से फ्लक्स भी नहीं निकलेगा। इट मींस कि इफ चार्ज इज 0 देन फ्लक्स इज आल्सो 0। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपसे बोलूं इफ चार्ज q इज पॉजिटिव, यानी कि अगर चार्ज q जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, या फिर यूं बोल दीजिए कि अगर चार्ज q जो है वो कैसा है, पॉजिटिव।
अगर आपका चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन नॉट तो पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इफ क्यू इज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, और आपको पता है मैंने कल बताया था पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है फील्ड लाइन का बाहर की तरफ निकलना, मतलब इस केस में चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 पे देखें तो Q की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उस केस में आपका फ्लक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव। आप चार्ज नेगेटिव रखोगे फ्लक्स नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल रही है, फील्ड लाइन कहां जा रही है, अंदर की तरफ। तो यहां से पता चला अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लक्स बाहर आएगा, नेगेटिव चार्ज तो फ्लक्स कहां पर जाएगा, अंदर की तरफ। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 पे ढंग से समझ। जब मैंने आप लोगों को गॉसेस लॉ बताया तब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यही था गॉसेस लॉ। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपका मीडियम जो है वो क्या होगा, वैक्यूम, एयर या फिर क्या होगा, फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए आपका मीडियम वैक्यूम या एयर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, कुछ और मीडियम है, कोई ऐसा मीडियम जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अपनी कुछ वैल्यू है, सपोज कर लीजिए उसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो उसके पास कितनी है, मान लीजिए के है। तो ऐसे सिचुएशन में अब की बार अगर मैं बोलूं बताना जरा गॉसेस लॉ अब कैसा नजर आएगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये ना बोलने के बजाय जब मीडियम बदल जाता है तो हम एप्सिलॉन नॉट नहीं रखते, कोई और मीडियम होता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, एप्सिलॉन। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आपका गॉसेस लॉ जो है ना वो ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब गॉसेस लॉ बदला नहीं है, वही रहेगा, बस अगर आपका वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और अगर आपका कोई अपना मीडियम है अलग से जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लेंगे, एप्सिलॉन, उस मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज पता है, एज जैसा कि आप जानते हैं कि के की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पिछली क्लासेस में इसके बारे में बात कर चुके हैं, और आप इसके नीचे रखिए जरा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इनटू एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर से अब मेरा ये जो लॉ है, फाई की जगह फाई एज इट इज, क्यू की जगह क्यू और एप्सिलॉन की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि ये अब आपका क्या बन गया, गॉसेस लॉ। तो याद रखिएगा अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम की रखेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये आपका गॉसेस लॉ था और ये इसका सिंपल सा एक प्रूफ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी। अब एक चीज और देखना, सुनना बड़ी बारीकी से, क्योंकि ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है ना, मैं लिखवाऊंगा इसको। एक बार ना वाइवा में टीचर ने एक बच्चे से पूछा था कि भाई एक बात बता, तो गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए या गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए जनरली हम स्फेरिकल सरफेस यूज करते हैं, क्यों, कुछ रीजन बता सकते हो आप इसका कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि स्फेरिकल सरफेसेस यूज करने का फायदा क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो एक बात आप समझिए ध्यान से, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस होगी, ध्यान से देखिए, तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ना, स्फेरिकल सरफेस का कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, कोई भी एलिमेंट किसी भी जगह का, सभी एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो चार्ज से ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स, यानी कि आर जो है यानी कि डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस कांस्टेंट रहने का फायदा ये होगा कि मैं इसे इंटीग्रेशन से कहां निकाल पाऊंगा, बाहर की तरफ। अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसी सरफेस ली होती और यहां पर उसका चार्ज होता, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1 होता, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता, r2। और आप अगर सारे के सारे एलिमेंट पे ध्यान देते तो आप बोलते नहीं सर यहाँ पे r ज्यादा है, यहाँ पे r कम है, यहाँ और कम है, तो ऐसे केस में अब की बार आपका r कांस्टेंट नहीं होता और आप इंटीग्रेशन से इसे बाहर नहीं ला पाते। इस बार आपको r² का भी इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो कि फिर ना पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और टफ हो जाता। इसीलिए स्फेरिकल सरफेस लेने का ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये हुआ कि स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ना आप कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हर एलिमेंट का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की ना सेम डायरेक्शन होगा, जिसकी वजह से हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी बनी रहेगी, 0। आप यहां पर लोगे अगर एरिया एलिमेंट, मान लो आप यहां पर लेते हो तो नॉर्मल वेक्टर यहां और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इस केस में आपका थीटा फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मींस कि स्फीयर की सरफेस को लेने का फायदा ये है कि हर जगह पर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर थीटा 0 रहेगा तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 1 का मतलब एक तरह से समझ लो cos का झंझट ही खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई नंबर रहेगा ही।
ऐसी सिचुएशन लेते तो हर जगह थीटा बदलता रहता, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर थीटा हर जगह पर कैसे रहेगा, कांस्टेंट। ये आपका दूसरा फायदा था स्फेरिकल सरफेस को लेने का। तीसरा स्फेरिकल सरफेस लेने का एक फायदा ये हुआ कि जब हमने सारी चीजों को कांस्टेंट देख करके इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया तो आपके पास बचा डीएस, एक छोटा सा सरफेस एरिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब सारी सरफेस एरिया को ऐड करना है और टोटल वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। अगर आप कोई अजीब सी सरफेस लेते तो आपको सचमुच में ये इंटीग्रेशन करना पड़ता और उसका एरिया निकालना पड़ता और फिर आपको यहाँ रखना पड़ता, लेकिन मुझे पता था कि ये छोटा सा एलिमेंट एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट है, सारे एरियाज को जोड़ूंगा तो बिना कैलकुलेशन के ही मैंने पहले से ही पता कर लिया, पहले से ही हमें पता था कि स्फेरिकल सरफेस का इंटीग्रेशन करके टोटल एरिया जब निकालेंगे तो कितना आएगा, पूरे सरफेस का एरिया, और पूरे सरफेस का एरिया कितना होता है 4πr²। इसका मतलब है स्फेरिकल सरफेस लेने का एक फायदा ये भी हुआ कि एक्चुअल में मुझे इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा, मैंने बस उसकी वैल्यू उठा करके रख दी और यहाँ से मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने आ गया। तो ये कुछ फायदे थे स्फेरिकल सरफेस को लेने के। इनके अलावा आप दूसरी सरफेसेस भी ले सकते हैं, लेकिन तब के केस में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और रिजल्ट फिर से यही आएगा, लेकिन उसको प्रूव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमने स्फेरिकल सरफेस लिए, मतलब हमने का मतलब है 12th क्लास में ही सभी जगह पर किताब में भी स्फेरिकल सरफेस ही सारी चीजों को करवाया गया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला पार्ट। पॉइंट चार्ज के लिए हाँ, ये क्या कह रहे हो, पॉइंट चार्ज के लिए? यस सर। नहीं 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 भाई, बात सुनो मुझे सिर्फ ना इस चीज को प्रूफ करना था कि सच में फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 होता है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए मैंने इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फाई इज इक्वल टू में E डॉट ds। इसके लिए मुझे क्या चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, चार्ज। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर एक खतरनाक सा चार्ज लेना चाहते हो तो वो चार्ज लो, उसकी फील्ड निकालो और यहाँ रखो, तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे अगर इसे आसान तरीके से प्रूफ करना है तो बेटर है कि वो वाला चार्ज लेते जो हमें पहले से पता है और जो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल और आसान है। आप इसे किसी भी चार्ज के लिए वेरीफाई करके देखोगे तो रिजल्ट यही आएगा, लेकिन आप जितना ज्यादा खतरनाक चार्ज लेते जाओगे ना उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन टफ होगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने पॉइंट चार्ज के लिए प्रूफ किया तो खाली पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सभी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो चार्जेस पॉइंट चार्ज हो या फिर वो पॉइंट चार्जेस ना। बस मैंने ये प्रूफ करने के लिए पॉइंट चार्ज की कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया, दैट्स। ठीक है जी, अब सुनिए जरा ध्यान से। देखो भाई, वैसे अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, गॉसेस लॉ एक क्लास में, गॉसेस लॉ उसकी एप्लीकेशंस या 2 क्लास में खत्म कर देते हैं। मेरे पास थोड़ा वक्त लगेगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को गॉसेस लॉ समझा दिया है एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लॉ क्या कहता है। अब इस लॉ से रिलेटेड ना कुछ जरूरी बातें हैं, वो जरूरी बातें ऐसी नहीं है कि मैं आपको बस बता दूं, लिखवा दूं। वो जरूरी बातें ना मैं आप लोगों के सामने ना कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में करूंगा, और वो क्वेश्चंस को जब मैं करवाऊंगा तो है तो ये न्यूमेरिकल्स, मगर ये ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आप इनको कर लो और बोल दो ठीक है सर ने न्यूमेरिकल्स भी करा दी। ये न्यूमेरिकल्स सारे के सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और हर एक न्यूमेरिकल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसी बारीक बात पता चलेगी जो एग्जाम में पूछी जाती है और अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो आप पक्का उनका आंसर गलत करके ही आओगे। सुनिए जरा ध्यान से, क्या है एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में डाले हैं, परेशान मत होइएगा, देख लीजिए सारी चीजें, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर भी, और सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, सुनिए ये क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज, पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है Q इज इक्वल टू में 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट होती हैं, रेडिएट मतलब बाहर की तरफ निकलती है। अब ना जब ये पेपर में सवाल आया ना तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं यार एक कूलम चार्ज से कितनी लाइनें बाहर निकलेंगी, ये लाइनें हम कैसे बताएं, हमें ये तो पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, लेकिन कितनी लाइनें निकलती हैं हम इस चीज का जवाब कैसे दे सकते हैं, हमने तो नहीं सुना कि लाइनें कैसे निकलती हैं, कितनी लाइनें निकलती हैं, ये कैसे पता चलेगा। एक्चुअल में मान लीजिए ये आपके पास आपका एक चार्ज है, दिस चार्ज इज Q,
और आपको पता है कि ये अगर चार्ज यहाँ पर रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइन कहाँ की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। सवाल में लिखा है कि कैलकुलेट कीजिए कि कितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर से बाहर की तरफ निकलती हैं। यही हमारा क्या है क्वेश्चन। अब आप एक बात सुनिए, अगर ये एक चार्ज है तो आप इसके चारों तरफ क्या बना दीजिए, एक सरफेस बना दीजिए। जितनी लाइनें इस चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी उतनी ही लाइनें इस सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस। और अगर उतनी ही लाइनें इस सरफेस को क्रॉस करेंगी तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता देगा, यही बताएगा कि कितनी फील्ड लाइन इस चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है। इस बार टीचरों ने जानबूझ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बस इतना बोला कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकलती है। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सरफेस को क्रॉस करेंगी तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर आपका चार्ज इतना है तो आप बोल सकते हैं एज, जैसा कि हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁻11। तो आप ये कह सकते हैं कि इस 1 कूलम्ब चार्ज में से इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहां निकल रही हैं, बाहर की तरफ। एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्होंने बोला नंबर ऑफ लाइंस कितनी है तो आप बोल देना जी नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही है, दैट्स इट, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब एक और सवाल, ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, पेपर में पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सवाल और है और ये एग्जाम में भी पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? ये है कि आप लोगों को, मान लीजिए कि आप लोगों के पास ना एक क्लोज्ड सरफेस है, सपोज दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, और कह रहे हैं इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। मान लीजिए इस तरफ प्लस क्यू चार्ज है और इस तरफ जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस क्यू चार्ज। और इन्होंने कहा कि बताइए इस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेटिंग या फिर रेडिएटिंग या फिर इससे से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, हम जानते तो हैं कि गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक काम करते हैं, फाई की जगह पर रहने देते हैं फाई। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, एक बार। क्वेश्चन ये है भाई कि मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है और डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। अब दोनों के दोनों चार्जेस यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर। हमसे ये कहा गया है कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा, वो फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मैंने आपको बताया था ना, गॉस ने कहा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। तो पूरी सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q। अब इस Q को निकालिए जरा, टोटल चार्ज कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर तो प्लस का Q चार्ज है, तो मैंने इस जगह पर लिख दिया पहला चार्ज है प्लस Q और दूसरा वाला चार्ज जो है वो कौन सा है, माइनस Q, और अपॉन में टोटल एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ऊपर का टोटल चार्ज आ गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्लस Q और माइनस Q आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो आप बोलेंगे ये हो गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और 0 बाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो एग्जाम का था, बट ना मैं इसको ना एक बात समझाना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। अब सवाल ये आता है कि जीरो फ्लक्स का मतलब हम क्या समझे, क्या जीरो फ्लक्स का मतलब ये समझे कि उसमें से लाइनें बाहर नहीं निकल रही, एक भी लाइन बाहर नहीं निकल रही, क्या इसका मीनिंग ये होना चाहिए? अगर ये होना चाहिए तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव में से फील्ड लाइन कहां निकलती हैं, बाहर। तो कंफर्म सी बात है कि फील्ड लाइन तो बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पर कौन सा मौजूद है, पॉजिटिव। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज अंदर है, फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। अगर फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी तो फिर फ्लक्स 0 आ क्यों रहा है, फिर फ्लक्स को 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन फ्लक्स 0 आ रहा है और इसका मतलब तो ये होता है कि फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल रही, और इसमें से तो फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखेंगी। एक्चुअल मीनिंग में आपको अब समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। फ्लक्स 0 होने के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये हो सकता है कि क्या पता सरफेस के अंदर
सच में ही कोई चार्ज मौजूद ना हो, और अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी, और ऐसे केस में फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये बात आप लोगों को पता है और मैं भी इस बात को क्लियरली बता चुका हूं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है इस डाइपोल की। अब डाइपोल के केस में लाइनें निकलेंगी क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन कैसे निकलेंगे आपको मैं समझाता हूं। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और किसके अंदर एंटर करती है, नेगेटिव में। ऐसे यहां से भी फील्ड लाइन निकलेंगी और किसके अंदर एंटर करेंगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें, और भी फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस तरीके से पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में जाएंगे। यहाँ से भी फील्ड लाइन निकल करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर यहाँ से भी और फील्ड लाइंस निकल करके फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, और फील्ड लाइंस निकल करके फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ से एक फील्ड लाइन ये, फिर एक और लाइन ये, और इस तरीके से फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ निकलती रहेंगी, यहाँ से बाहर की तरफ। और जितनी फील्ड लाइनें यहाँ से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस आकर के नेगेटिव में क्या करेंगी, एंटर भी करती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, आप बोलोगे सर यहाँ से तो फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और यहाँ से फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। मैंने बोला बताना जरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो देखो जरा आप ये चेक करो कि इस पूरी की पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। आप बोलोगे सर ये देखो, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये फील्ड लाइन सरफेस के अंदर ही है, ये वाली फील्ड लाइन और ये वाली फील्ड लाइन भी सरफेस के ही अंदर है, सरफेस ये रही आप लोगों के सामने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे तो कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। मुझे पता है कि बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। यही चीज होती है, आप लोगों को पता है कि बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। इसका मतलब 6 ही फ्लक्स ना अंदर की तरफ भी एंटर कर रहा है। आप देख रहे हैं अंदर की तरफ भी 6 ही लाइनें जा रही है। इसका मतलब 6 लाइनें बाहर निकल रही है, 6 ही लाइनें अंदर जा रही हैं। मुझे बोला था टोटल फ्लक्स बताओ, मैंने टोटल के लिए सबको जोड़ दिया, सब कट पीट के आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा टोटल इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से, वो कितना होगा, 0। और 0 फ्लक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि अंदर एक भी चार्ज मौजूद नहीं है, और 0 फ्लक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि अंदर चार्जेस तो मौजूद है मगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ताकि टोटल नेट चार्ज जो है वो कितना हो जाए, 0। अगर कभी टीचर आपसे ये पूछे कि बेटा एक सरफेस में से फ्लक्स जो है हमने कैलकुलेशन करके निकाला तो आंसर 0 आया, तो फ्लक्स 0 का मतलब क्या हम ये मान ले कि अंदर चार्ज है ही नहीं, तो आप बोलोगे नहीं सर, हम ये कह सकते हैं कि अंदर या तो सचमुच में ही चार्ज मौजूद है ही नहीं, वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा कुछ भी नहीं है, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि जितना वहां पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और फ्लक्स 0 का मतलब है कि जितना फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा है उतना ही फ्लक्स नेगेटिव चार्ज से कहां की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो फाई है ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। नेट का मतलब कि नेट कितनी लाइनें बाहर है या फिर अंदर। सपोज कर लो यहां से अगर 10 लाइनें बाहर आती तो मैं इसका फ्लक्स बोलता प्लस का 10, और यहां से 5 लाइनें या 8 लाइनें अंदर जाती तो मैं इसको बोलता -1, और इनको ऐड करता तो मेरा आंसर कितना आता, +2। तो ऐसे केस में बोलता कि इसमें से ना नेट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस से कहां की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो इस बात का ख्याल रखना। ये भी पूछा जाता है कि फाई इज इक्वल टू 0, फ्लक्स 0 का मतलब क्या ये होता है कि अंदर चार्ज मौजूद नहीं है, इसका मतलब होता है कि अंदर चार्जेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट बराबर अमाउंट में अंदर मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अब जरा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला एग्जांपल और ध्यान से समझिएगा क्या है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, ये भी आसान सा ही है, आप लोग वैसे कर लोगे लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में बताना है, इसलिए देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ना 2 स्फेरिकल सरफेसेस है और दोनों की दोनों कैसी है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस वो होती हैं जिनका सेंटर कैसा होता है, सेम। मान लो दोनों का सेंटर कितना है, O। कौन सा है, O। इस अंदर वाली सरफेस का नाम मैंने रख दिया S1 और बाहर वाली सरफेस का नाम क्या रख दिया, S2। अंदर की तरफ एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए +Q, और बाहर की तरफ एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज 3Q।
अंदर है प्लस का Q और बाहर की तरफ क्या है 3Q। ये जो Q चार्ज है ये छोटे वाले स्फीयर के अंदर है और ये 3Q चार्ज है ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर की तरफ रखा हुआ। सवाल नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड φ1 रेशो φ2, मतलब ये बताइए कि दोनों सरफेसेस से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, पहले सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेशन करूं φ1 यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द फर्स्ट सरफेस अगर मैं निकालूं तो हमें गॉसेस लॉ पता है। गॉसेस लॉ ये कहता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज्ड है Q, और उसके बाद अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे φ1 की वैल्यू मिल गई, कैसे? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अब इसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो मैं φ2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो φ2 निकालने के लिए भी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन याद रखिएगा अब की बार किस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहा हूँ? S2 के लिए। S2 के अंदर कितने चार्ज हैं? दो चार्ज है, 3Q भी मौजूद है और साथ में क्या मौजूद है? Q। S1 के केस में अंदर सिर्फ एक ही चार्ज था Q, इसलिए उसके फ्लक्स में लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन S2 की बात कर रहा हूं, इसका फ्लक्स निकालना है, तो गॉसेस ने कहा था टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो टोटल चार्ज इसमें Q भी मौजूद है और 3Q भी मौजूद है। इसका मतलब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 3Q प्लस में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और आपको इसे लिखना चाहिए 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे φ1 मिल गया और φ2 मिल गया। हमसे कहा गया था इसका रेशियो निकालिए, तो φ1 अपॉन φ2 इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू कितनी है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और φ2 की वैल्यू कितनी है? 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट से Q बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आपका ये रिजल्ट आ गया 1/4। मतलब हम कह सकते हैं कि φ1 रेशियो φ2 इज इक्वल टू 1/4। हमसे ये सवाल पूछा गया था और हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका एक और सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम S1 के अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला जो मीडियम है, इस पूरी जगह से एयर को हटा दे और एयर हटा करके इसकी जगह कोई ऐसा मीडियम ले आए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो K, और इस K की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है? 5। कह रहे अब बताइए कि S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे अगर हम अंदर की तरफ एयर ही रहता तो आपका जो फ्लक्स था पहली सरफेस से वो होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अंदर का मीडियम अब बदल दिया गया है तो मैंने क्या किया, इस बार इसके फ्लक्स को φ1 डैश लिख दिया, क्योंकि इसका फ्लक्स पहले हमने φ1 माना था, अब इसका फ्लक्स बदल जाएगा क्योंकि आपने मीडियम बदल दिया है। और अगर मीडियम बदल दिया है तो ये एप्सिलॉन नॉट के बजाय अब सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा? एप्सिलॉन ही रह जाएगा। आप लोगों को ये चीज अभी अभी मैंने बताई थी, Q की जगह Q और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? K इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q की जगह Q रहने दीजिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। तो आप इसे लिख सकते हैं 5 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं φ1 डैश इज इक्वल टू में Q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सेकंड वाला केस आ गया जिसके अंदर हमसे ये कहा गया कि अंदर का मीडियम बदल दिया और उसकी जगह कोई और मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5 है। तो इससे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल था, मगर ध्यान रखिएगा कि आप जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर का टोटल चार्ज आपको लेना पड़ेगा। इसकी बात करी तो सिर्फ यही वाला चार्ज लिया, और पूरी सरफेस की बात करी तो ये वाला चार्ज भी अंदर की तरफ है और ये वाला चार्ज भी कहां पर है? ये आवाज किसकी आ रही? किसी की आवाज आ रही है भाई, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और। देखिए अगला एक और एग्जांपल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इन चीजों में वक्त लग रहा है मगर ये सारे के सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इन्हें ठीक से समझना होगा, सीखना होगा, और इसमें टाइम लगेगा। ऐसा मत सोचना कि गॉसेस लॉ है, वरना ज्यादातर लोग एक ही क्लास में गॉसेस लॉ उसके 2-3 एप्लीकेशन करा देते हैं, 2 क्लास में पूरी की पूरी टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कंसेप्ट है ज्यादा जिसकी वजह से मुझे वो सारी बातें बतानी पड़ रही। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सोच समझ करके जवाब देना। पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर आप में से अगर कोई जवाब दे पाया
तो ठीक है, और नहीं दे पाए तब मैं बताऊंगा। दिमाग लगाना, और जरूरत पड़े तो माइक ओपन करके मुझे बोलना कि हाँ सर ये आंसर होगा। सवाल क्या है, सवाल ये दे रखा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है O और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और कहा ये गया कि ना ये जो Q चार्ज है ना, इसके चारों तरफ ना ये एक बलून है। कह रहे कि हमारे पास एक बलून है, एक गुब्बारा, गुब्बारे के सेंटर पर हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, गुब्बारे का सेंटर क्या है O, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है दिस चार्ज इज Q। और ना इस बलून का जो रेडियस है वो रेडियस हमें बता दिया गया, कितना रेडियस है R। अब किसी बच्चे ने ये बोला कि ना इस बलून में हमने फूका और उसको फूक करके हवा भर दी और इस गुब्बारे का रेडियस बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया इसके रेडियस को। पहले रेडियस जो R था, अब वो रेडियस R से डबल करके कितना कर दिया, 2R। सवाल में ये पूछा गया है कि बताइए अब जो नया वाला फ्लक्स होगा वो पहले से कितना बदल जाएगा, या फाइंड द न्यू फ्लक्स। अब बताइए कि फ्लक्स कितना आएगा। मुझे कोई बता सकता है कि क्या होगा पहले के कंपैरिजन में अब का फ्लक्स? पहले केस की अगर मैं बात करूं, सेम रहेगा शायद। अच्छा चलो, और बाकी कोई जवाब देगा? अगर कोई जवाब देता है कि सर नहीं रहेगा तो बोल दो सर नहीं रहेगा, और अगर सेम रहेगा तो कोई बात नहीं, चुप रहो सारे के सारे, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। देखिए जी, अगर मैं इस पहले वाले बलून से फ्लक्स निकालूं कितना होगा, तो गॉसेस लॉ का फॉलो किया जाए गॉसेस लॉ को, तो फाई इज इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स होगा। अब ना मैंने क्या किया, इस बड़े वाले स्फीयर के केस में फिर से फ्लक्स निकाला, तो बड़े वाले स्फीयर के केस में फ्लक्स निकालूंगा तो फिर फॉर्मूला गॉसेस लॉ का ही लगेगा। अब गॉसेस लॉ ये कहता है कि आपको फ्लक्स निकालना है तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज अभी भी क्यू है, मीडियम अभी भी वही है, तो फ्लक्स का फिर से फॉर्मूला रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये कहना हुआ कि चाहे गुब्बारा पतला हो, चाहे गुब्बारा आप फुला करके बड़ा कर दो, फ्लक्स जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। ये बात एकदम सही है। अब सुनिए ध्यान से, टीचर कहां तुम्हें फंसा देगा और कंफ्यूज करता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, समझना। देखो अब ना टीचर, एक तो वाइवा में भी और एग्जाम की भी बात बता रहा हूं मैं आपको, वो टीचर ये कहते हैं कि बेटा फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कि एस इनटू में क्या होता है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। वो कहते हैं चलो थीटा छोड़ दो, थीटा के चक्कर में मत पड़ो, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब आपसे ये कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा, फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस टाइम पर तो मैंने गुब्बारे को फुला करके इसका साइज बड़ा कर दिया है। अगर मैंने साइज बड़ा कर दिया है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है फ्लक्स को भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो फिर कैसे कह सकते हो कि फ्लक्स सेम ही रहेगा? सर उसके फील्ड कम हो जाएगा ना, कोई डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो। हाँ बिल्कुल सही, एक बात बिल्कुल याद रखना भाई, जब कभी भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे, इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया चेंज एक ही नहीं होगा, दोनों ही चेंज होंगे। अगर आप सरफेस एरिया की बात करते हो, पहले सरफेस एरिया कुछ और था, अब सरफेस एरिया कुछ और हो चुका है। अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया कितना होता है तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास क्या है, आपका सरफेस एरिया। अब अगर आपने इस बलून को फुला करके बड़ा कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, तो आप बोलोगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, क्योंकि आपका आर बढ़ता जा रहा है इसलिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और जितना आर बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती चली जाएगी, कम। इसकी वजह से जितना यहाँ आर में इंक्रीमेंट होगा उतना ही यहाँ आर क्या होता जाएगा, कम। जितना उतना ही यहाँ पर आर बढ़ता चला जाएगा, जितना यहाँ आप इंक्रीज करोगे यहाँ पर भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज उतनी घटेगी, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे तो आपको फिर से रिजल्ट क्या मिलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि गुब्बारा फुला देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और अगर एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ऐसा नहीं होगा। फ्लक्स जो है वो हमेशा चार्ज पर और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज बदला तो फ्लक्स बदल जाएगा, और अगर मीडियम बदला तो भी फ्लक्स बदल जाएगा, मगर सरफेस एरिया के बढ़ने और घटने से फ्लक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको फिजिकली समझाता हूं। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो एक फील्ड लाइन मान लेते हैं यहां निकल गई, दूसरी फील्ड लाइन ये रही, तीसरी फील्ड लाइन ये रही, चौथी फील्ड लाइन ये रही। मैंने कहा भाई बताना जरा अंदर वाले बलून से कितना फ्लक्स निकल रहा है, आप बोलोगे 4।
अब मैं इस बलून को फुला दूंगा तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा? वही 4 लाइनें अभी भी इसमें से पास करेंगी। तो आप बोलोगे नहीं जी, जितनी लाइनें इसमें से निकल रही थी उतनी लाइनें इसमें से भी निकल रही हैं। आप इस बलून को जितना मर्जी बड़ा कर दीजिए, आपकी ये चारों लाइनें ही निकलती रहेंगी। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया चाहे कम हो या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स बाद में भी रहेगा। कई बार टीचर ये बोल देते हैं कि पुराने और नए वाले फ्लक्स का रेशियो बताइए, तो आप बेफिक्र होकर के बोल सकते हो कि इनके फ्लक्स का रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 1:1, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पर डिपेंड तो करता है एक तरह से, लेकिन ना अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फील्ड कम हो जाएगी, और अगर आपने सरफेस एरिया कम किया तो फील्ड उतनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स जो है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। और कई जने से ऐसे भी बोलते हैं कि फ्लक्स जो है वो फील्ड और सरफेस एरिया पर नहीं डिपेंड करता। बेटर कहना ये रहेगा कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भाई सुनिए ध्यान से, ये मैं इसे रब कर रहा हूं। अब आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे के सारी ना बड़ी कंसेप्चुअल बातें हैं, इन पे अगर आप ध्यान ना दो ना और एग्जाम में जैसे ही सवाल आ जाते हैं तो आप सोचते सोचते ना गड़बड़ कर दोगे कि यार ये क्या हो गया। सुनिए ध्यान से, ये भाई इस साल जो अभी सीबीएसई का एग्जाम हुआ है अभी 2020 में, ये उसका फाइनल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछा गया है, वो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। मैं पढ़ूंगा, आप लोग अपने आप ही जवाब दे देंगे। और इनका जवाब कई बच्चों ने गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को कंसेप्ट से नहीं पढ़ा। सवाल में क्या लिखा है सुनो ध्यान से। मैं जैसे जैसे चैप्टर कराता जाऊंगा ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हो, या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप मेरी क्लास में, आप कोई भी क्लासेस लेते हो ना, टीचर ने अगर आपको 2 चैप्टर करा दिए तो बेटर है आप उस पिछले साल का, उसके पिछले साल के पेपर उठाओ और एक बार देखो कि क्या आप उन 2 चैप्टर में से कुछ कर पा रहे हो पेपर में। अगर कर पा रहे हो तो भाई तैयारी ठीक चल रही है, और नहीं कर पाए तो भैया फिर झोल झाल है, कुछ सुधारना पड़ेगा फिर आपको अपने आप को। सुनिए ध्यान से, सवाल में लिखा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। कह रहे कि एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कह रहे कि नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है परमिटिविटी के ऊपर। ये ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, नंबर 2 में कह रहे हैं नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा इसी में बता रखा है एंड परमिटिविटी, और तीसरा दे रखा है कि साइज पर भी डिपेंड करता है, सरफेस के साइज पर। ये दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है नेट चार्ज ओनली। कह रहे सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है और किसी पे नहीं डिपेंड करता। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी पर डिपेंड करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। एक चीज और, ये एक ही सेट है और दूसरे भी सेट थे। उन दूसरे सेट में ऐसे ही सवाल के अंदर ना एक जगह पर लिखा हुआ था कि ये सरफेस पर भी, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, तो वो दूसरा सेट था। लेकिन यहाँ सरफेस एरिया बोलो या साइज बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। अब ज्यादातर लोग, जिन लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, ES इनटू में cos थीटा, तो उनको लगा कि भाई साइज पे डिपेंड करता है, उन्होंने लिख दिया हाँ जी साइज पे डिपेंड करता है, जबकि साइज पे नहीं डिपेंड करता। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। चार्ज पे डिपेंड करता है, ε0 पे डिपेंड करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। ये आपके पेपर में, आप चाहो तो नेट से पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं इसके और भी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? मैं इसे रब करता हूं और अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं, फिर बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने ना एक सिंपल सा वेरिफिकेशन लिख रहा हूं, दैट इज सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब मैं गॉसेस थ्योरम की एक सिंपल सी वेरिफिकेशन करा रहा हूं। वेरिफिकेशन मतलब हम एक बार इस थ्योरम को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये थ्योरम जो बात हमें बताती है वो सही है या नहीं है सही। अब ये वेरिफिकेशन क्या है? एनसीईआरटी ने भी ये वेरिफिकेशन करवा रखा है, इसलिए मैं भी आपको ये वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ। ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करते, कहते कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन ये बुक में है और एग्जाम में अगर आ गया कि वेरीफाई करो तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
मैंने लिखा सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, गॉसेस थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स भी होगा। नेट चार्ज अगर मौजूद है तो फ्लक्स भी मौजूद होगा। अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। मैं यही बात मैं इससे प्रूव करने वाला। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ना क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ले ली। सपोज कर लीजिए ये रही मेरे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो कि क्लोज्ड है। यहाँ पर भी एक सरफेस है, यहाँ भी एक सरफेस है, और साइड में एक गोल घूमने वाली भी एक सरफेस है। जैसे कि ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ये जो साइड वाली है इसे बोलते हैं फ्लैट सरफेसेस। और कह रहे हैं कि हमने इस सिलिंड्रिकल सरफेस को ना एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? दैट इज ई। और ये ई इस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने यहां पर क्या ड्रॉ कर दी? इसकी एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ये इस सिलेंडर की क्या है? एक्सिस। अब मुझे ना ये देखना है कि इसके अंदर ना कोई चार्ज नहीं रखा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? ई। अब अंदर अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 आना चाहिए। ये बात हमें कैसे पता? कि जी ये वाला फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर चार्ज नहीं है तो 0/ε0, तो फ्लक्स भी 0 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसका फ्लक्स निकाल के देखते हैं कि बिना चार्ज के क्या फ्लक्स 0 आता है या फिर 0 नहीं आता। अगर 0 आ गया तो बोल दूंगा हाँ, गॉसेस लॉ को मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के लिए मुझे टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल फ्लक्स जो होता है वो तो होता है फाई, और फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू में ई डॉट ds, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। और आप जानते हैं इस सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल सरफेस है कितनी? 3 सरफेस है। एक काम करते हैं, इस वाली सरफेस को बोल देता हूँ सरफेस नंबर 1, इसे बोल देता हूँ सरफेस नंबर 2, और ये वाली जो सरफेस है कौन सी? ये वाली कर्व सरफेस, इस वाली सरफेस का नाम मैंने क्या रख दिया? सरफेस नंबर 3 रख दिया। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ का फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो मैंने ना एक काम किया कि पूरी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है, हर जगह का टोटल फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ का फ्लक्स निकालते हैं, यहाँ का फ्लक्स निकालते हैं, और कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं, और सबको जोड़ देते हैं, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं यहाँ का फ्लक्स निकालता हूँ। तो यहाँ का फ्लक्स निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, फाई इज इक्वल टू में ई, और डॉट में क्या लिख दिया? दैट इज ds, और यहाँ पर लिख दिया S1। S1 का मतलब आप समझ जाना कि अच्छा ये पहली वाली सरफेस के लिए ये कैलकुलेशन करना। याद रखना यहाँ पर मैंने सर्कल नहीं लगाया, क्योंकि सर्कल में तब लगाऊंगा जब मैं क्लोज सरफेस की बात करूंगा। यहाँ पर ये वाला फ्लक्स खाली इस वाली सरफेस के लिए निकाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ S1 लिख दिया। 1 का मतलब बंदा समझ जाएगा कि ये पहली सरफेस का फ्लक्स है। अब बीच में डाल दिया प्लस, फिर मैंने दोबारा से यही फॉर्मूला लगा दिया E डॉट ds एज इट इज। लेकिन अब की बार मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ दूसरी वाली सरफेस के लिए। इस वाली सरफेस के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? S2 लिख दिया। इसी तरीके से बीच में डाल दिया प्लस। अब आपके पास बची तीसरी वाली सरफेस तो मैं इसे लिख सकता हूँ E डॉट ds, और इस बार जो सरफेस है दैट इज S3। मुझे बस इसको सॉल्व करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी कैलकुलेशन करने की। S1 E डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूँ? E ds इनटू में कॉस ऑफ थीटा। अब जरा थीटा के बारे में पता करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, और वो भी इस डायरेक्शन में। आपका ये एक जो सरफेस है, मैंने आपसे कहा था क्लोज सरफेस के केस में जो हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। इसका मतलब इस केस में आपका ये जो ds वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ होगा? इस डायरेक्शन में, और फील्ड आपके इस डायरेक्शन में। तो मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि जी एंगल बनेगा 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। इधर की अगर बात करूं तो इस केस में आप बोलोगे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। ये देखो जी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि मैंने इसे क्या लिख दिया? ds। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी इस पर। चलो यहाँ के बारे में भी पता चल गया, यहाँ का भी पता चल गया। अब इसका पता कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया का छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया इस तरीके से। अगर कोई बोले इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर है, तो मैं बोल दूंगा कि इसका भी नॉर्मल होगा, यानी कि ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E और एरिया वेक्टर ऊपर है। आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आप कह देना कि जी यहाँ पर तो एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ की बात करते हैं, S1 मतलब पहले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो E डॉट ds को लिखा E ds इंटू कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 डिग्री, बीच में डाल दिया प्लस। अगले की बात करते हैं S2 सरफेस की, E डॉट ds को लिखूंगा तो इसे लिखूंगा E इंटू में ds इंटू में कॉस। एक बार देखिए जरा, S2 सरफेस पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस ऑफ 0 डिग्री एज इट इज। अब तीसरे केस की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया मैंने S3 इंटू में लिखा E इंटू ds और इंटू में कॉस। थर्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या कॉस ऑफ 90। अब आपको ये तो पता है कि cos 90 0 होता है, तो भाई इसको तो सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि ये तो 0 हो गया, खत्म। बची बारी इन दोनों की, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास है S1 इंटू में हो गया E इंटू में ds, और cos 180 कितना होता है -1, तो मैंने वो माइनस यहाँ की तरफ लिख दिया। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे S2 एज इट इज, और ये आपके पास है E इंटू में ds, और cos 0 कितना होता है +1, तो उसको मैंने प्लस का लिख दिया, उसे एज इट इज छोड़ दिया। अब ये बचा और ये बचा। अच्छा अब एक बात सुनो, दोनों जगहों की फील्ड कैसी है सेम, और दोनों जगहों का एरिया, इसका भी एरिया उतना है और उसका भी एरिया कितना है बिल्कुल उतना ही है। इसका मतलब मैं इसे सॉल्व करूंगा और इसे सॉल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा कैसा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों जगह की फील्ड भी सेम है, दोनों जगह का एरिया भी कैसा है सेम। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चीजें सेम ही हैं, लेकिन एक प्लस की है और एक कैसी है माइनस की, तो इनको सॉल्व करने के लिए बेटर है कि करने से अच्छा है कि इन दोनों को ऐसे ही कट कर दूं, और कट करने पर आंसर कितना आ जाएगा 0। तो अब मैं बेफिक्र होकर के बोल दूंगा कि भाई मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकाला तो कितना फ्लक्स निकल के आया 0। तो साफ सीधी सी बात है कि इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं था और नहीं था, इसलिए जब हमने फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स भी कितना निकल के आ गया 0। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस फाई की जगह पर फाई का फॉर्मूला अगर लगाएं तो फाई की जगह पर क्या था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इट मींस कि फ्लक्स 0 है इसलिए चार्ज भी कितना है 0, या फिर यू बोल दीजिए कि पहले से ही चार्ज नहीं था इसलिए फ्लक्स भी कितना आया 0 आया। इट मींस कि ये ना वेरीफाई कर दिया इसने किस चीज को, गॉसेस थ्योरम को, गॉसेस लॉ को। तो ये था आपके पास एक सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। अगर एग्जाम में आएगा कि वेरिफिकेशन दीजिए तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, और परेशान मत होना, ये सब कुछ मैंने नोट्स में बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सही तरीके से लिखा हुआ है और ठीक ढंग से ये चीजें लिखी हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है जी, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बात ना पहले ध्यान से सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आज की जो क्लास थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में जो सबसे जरूरी बात थी वो थी गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम और उसका प्रूफ, और उसके बाद जो मैंने बताया वो सब कंसेप्ट थे जो आपको समझाने थे वो मैंने आपको समझा दिए। यूं कहा जाए तो आज मैंने खाली एक ही टॉपिक पढ़ा है, दैट इज गॉसेस लॉ, और सही मायने में बोले तो हमने गॉसेस लॉ से रिलेटेड कई सारी बातों को जाना भी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को गॉसेस लॉ का इस्तेमाल सिखाऊंगा। एग्जाम में टीचर या तो गॉसेस थ्योरम देते हैं और बोलते हैं इसका प्रूफ भी दे दो, या फिर वो क्या करते हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन दे देते हैं, एक बड़ी सी चार्ज बॉडी दे देंगे, बोलेंगे चलो इससे फील्ड या फोर्स निकाल करके दिखाओ। तो आपको ये समझना होगा कि फील्ड या फोर्स निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूज कैसे करते हैं। तो आगे की आने वाली जो 2-3 क्लासेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक तरह से अगर बोलना चाहूँ तो मैं एक तरह से यूं कह सकता हूँ, देखो गॉसेस लॉ के लिए मैंने कहा था पेपर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें गॉसेस लॉ से रिलेटेड सवाल ना पूछा गया। पिछले साल वाले भी पेपर मैंने आपको दिखा दिया जिसमें गॉसेस लॉ से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, तो ऐसा कोई नहीं है। तो आगे वाले टॉपिक्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और ये टॉपिक खत्म करने के बाद मैं पहले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इतनी जल्दी नहीं स्टार्ट करूंगा। तो उसके बाद हम 1 या 2 क्लास और लेंगे न्यूमेरिकल्स की, और वो न्यूमेरिकल्स पूरे फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप शुरू से लेके अब तक के जितने भी टॉपिक्स हैं
सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। मैं एक दिन आप लोगों के सामने लाइव आकर के आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जिन लोगों को शुरू से अब तक की सारी चीजें याद है, टिप्स पे प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने, उन्हीं के लिए फायदा रहेगा, वरना आप लोग आके बैठ जाओगे, कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। एक चीज ये सुन लो, एक और बात सुनिए,